हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में मैं राघवेंद्र सिंह क्लास 10 का चैप्टर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में 4 पार्ट पढ़ लिया है। पहले पार्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है वो जाना। पार्ट 2 में हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। थर्ड पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा और फोर्थ पार्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ा। और अब बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सलूशन देखने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और एक्सरसाइज के सलूशन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को हम किस ऑप्शन से दर्शा सकते हैं, कौन सा सही ऑप्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो कभी भी अगर आपने लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखा होगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, तो किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से उस वायर के अगल बगल क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के करंट फ्लो होने के वजह से जो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हो रहा है। तो ये जो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इन सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर क्या है, ये वायर है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमको मिल गया। आगे चला जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट क्या पूछा है, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है वो क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ो तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आसपास जो भी कंडक्टर है, वायर है या कोई कॉइल है, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा और उसी करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और इस कंसेप्ट को, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप खुद देखो, यहाँ ये कॉइल है, वायर का कॉइल है जिसको लपेट दिया गया है ना। और मैग्नेट को अगर हम इसके तरफ मूव करेंगे, ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो अगर हम इसको करीब लाएंगे तो इस बार मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल है वो क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसके वजह से इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। और इसी करंट को हम कहेंगे इंड्यूस करंट। और यही कंसेप्ट होगा, यही फिनोमिनन कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है बताइए, तो बताइए। आंसर सी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोड्यूसिंग मतलब इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। तो अगर हम मैग्नेट को इस कॉइल के तरफ ला रहे हैं, मतलब मैग्नेट का इस कॉइल के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिसके वजह से कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट। और इसी फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो मोटर होगा नहीं, एमीटर होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। राइट आंसर क्या है, जनरेटर। जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही तो यूज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेट तो अपने पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन जो कॉइल है वो क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं जनरेटर में। तो कॉइल अगर रोटेट होगा तो कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, जिसके वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और जनरेटर में ये जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इसी इंड्यूस करंट का तो हम यूज कर लेते हैं बल्ब जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए। तो जनरेटर करंट पैदा कर रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, जनरेटर। तो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट वी यूज डिवाइस दैट इज कॉल्ड जनरेटर, एंड जनरेटर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया।
आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड ए DC जनरेटर इज दैट। तो AC जनरेटर और DC जनरेटर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो AC जनरेटर कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है? AC, इसीलिए इसका नाम AC जनरेटर पड़ा। और DC जनरेटर कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है? DC, इसीलिए इसका नाम DC जनरेटर पड़ा। अब AC करंट का डायरेक्शन हमेशा बदलता है और DC करंट का डायरेक्शन नहीं बदलता। तो AC करंट का डायरेक्शन क्यों बदलता है? क्योंकि AC जनरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्लिप रिंग्स का। और DC जनरेटर में करंट का डायरेक्शन इसलिए नहीं चेंज होता क्योंकि हम यहाँ कम्यूटेटर यूज़ करते हैं और कम्यूटेटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग्स। तो मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि जनरेटर में, AC जनरेटर में यूज़ होता है स्लिप रिंग्स, यानी एक कंप्लीट रिंग यूज़ होता है, एक कंप्लीट रिंग। और DC जनरेटर में इस तरीके की स्प्लिट रिंग यूज़ होती है जो बीच में कटी हुई होती है, और इसके वजह से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और ऐसे डिवाइस को ही कम्यूटेटर कहते हैं। मतलब DC जनरेटर में कम्यूटेटर के वजह से जो करंट का डायरेक्शन है वो लगातार सेम रहता है, लेकिन AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स का यूज़ किया जाता है जिसके वजह से करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों मतलब के बीच में, AC जनरेटर और DC जनरेटर के बीच में। क्लियर? तो मेजर डिफरेंस है तो वो ऑप्शन कौन सा दिया है? डी दिया है, तो आंसर इज डी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ हो रही है जो कि देखने में कुछ इस तरीके का रहता है, लेकिन DC जनरेटर में कम्यूटेटर के तौर पर यूज़ हो रहा है स्प्लिट रिंग जो बीच में से स्प्लिट रहती है। तो देखो, और इसके वजह से करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। किसमें? DC जनरेटर में। क्लियर? और स्लिप रिंग्स यूज़ करने की वजह से AC जनरेटर में करंट का डायरेक्शन सेम नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। क्लियर कट समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, क्या होगा ऑप्शन? तो शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं। हमारे घर में जो मेन की सप्लाई, बिजली की जो सप्लाई है, उसमें दो मेन तार होते हैं। एक होता है आपका लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, और इन दो वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों वायर, जैसे वायर के ऊपर क्या आप देख रहे हो, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इंसुलेशन होता है, जिसकी वजह से अगर हम छुए भी तो हमको करंट ना लगे। लेकिन कभी कभी ऊपर की, वायर के ऊपर की जो इंसुलेशन कवरिंग होती है वो हट जाती है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर टच कर जाएंगे तो क्या होगा? स्पार्क, और स्पार्क चिंगारी निकलेगी तो आग लग सकता है, और इसी फिनोमिना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो अचानक से जब ये दोनों वायर टच करेंगे शॉर्ट सर्किट के समय, तो जो करंट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच है, तो करंट फ्लो करेगा तेज़ी से, तो उसके वजह से स्पार्क होगा, स्पार्क की वजह से आग भी लग सकती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, इंक्रीजेज हैवली। तो शॉर्ट सर्किट के समय लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जब इन दोनों का इंसुलेशन खराब हो जाता है, ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग हट जाती है, तो कभी कदार कुछ एक्सीडेंट होने, मतलब कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ये लाइव और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ स्पार्किंग होती है। आपने देखा होगा, कभी भी दो तारों को यूज़ करो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उनको टच करोगे तो स्पार्क निकलेगा, और वही है शॉर्ट सर्किट। क्लियर? और इस केस में करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीजेज हैवली, और ज़्यादा करंट स्पार्किंग होगी तो आग लग सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट, और आपको पढ़ के ये बताना है कि ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगा? ये तो फॉल्स है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ना कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। जैसे फैन है, फैन में मोटर यूज़ हो रहा है, तो फैन कब चलेगा, कब घूमेगा, कब रोटेट करेगा? जब आप स्विच ऑन करोगे।
तो स्विच ऑन करने से उसको कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहाँ तक करंट गया और फिर वो घूम रहा है। तो जब वो घूम रहा है तो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या लिखा है, मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर। बी, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जनरेटर में मैग्नेट के बीच में कॉइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल चेंज होता है, उसके वजह से कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अरे लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट मतलब ये किसकी बात हो रही है, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे बात समझ में आया कि ये बात हो रही है सोलेनॉइड की। अगर वायर को आप कॉइल कर दो और इसको कॉइल करते जाओ जिसमें बहुत सारे टर्न हो तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ऐसा वायर का कॉइलिंग जो सिलेंडर शेप का हो उसे ही तो सोलेनॉइड कहते हैं। ज़रा देखो, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होती है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। तो वही तो लिखा है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ, मतलब ये जो सोलेनॉइड है उसका जो सेंटर है उस पे जो फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। बात बिल्कुल सही है, देखो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। डी ऑप्शन, डी स्टेटमेंट, ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। गलत। ग्रीन से अक्सर अर्थ वाले वायर को, अर्थिंग वाले वायर को ही हम ग्रीन कलर से कोटिंग करते हैं, मतलब उसका इंसुलेशन बनाते हैं। लाइव वायर तो मोस्टली रेड रंग का होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो ये रहा हमारा आंसर कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो ग्रीन इंसुलेशन का वायर होता है कुछ इस तरीके का, वो अर्थिंग वायर होता है, ना कि लाइव वायर। लाइव वायर तो मोस्टली रेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो उसके 2 तरीके बताइए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो एक तो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है ना, और दूसरा है कि अगर मैं किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करा दूं तो उसके अगल बगल कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही तो हमारे 2 तरीके हैं। तो देखो, पहला बाय यूजिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले लो और इसमें करंट फ्लो करा दो, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे। तो उसके वजह से इस कंडक्टर के अगल बगल ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये ब्लू रंग से ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये क्या है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक तरीका ये है कि एक वायर लेकर मैं उसमें करंट फ्लो करा दूं तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका है मैं एक मैग्नेट ले लूं और मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। ठीक है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इन 2 तरीकों से मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं। एक तरीका और है, मैं सोलेनॉइड ले लूं। अभी आपने देखा सोलेनॉइड के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक ऑप्शन ये भी था लेकिन मुझे 2 मेथड पूछे गए थे तो मैंने सिर्फ 2 मेथड बताए। एक मेथड और है सोलेनॉइड वाला भी। क्लियर, समझ में आया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलिए। तो आप देख रहे हो बिल्कुल हम लॉजिकल चल रहे हैं, सबका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। किस तरीके से सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो चलिए, कभी अगर आप सोलेनॉइड और मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंपेयर करो, सारा खेल पता चल जाएगा। देखो, ये है सोलेनॉइड और ये है मैग्नेट। तो जरा सोलेनॉइड का ये जो ब्लैक रंग से क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ब्लैक रंग से शो किया गया है और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ देखो ब्लू रंग से शो किया गया है। अब दोनों में सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है। एक तरफ से देखो ये क्या कर रही है, निकल रही है, देखो है ना, एक तरफ से निकल रही है और दूसरी तरफ आकर क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। तो ये तो रहा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ठीक इसी तरह मैग्नेट की फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और आकर साउथ पे टर्मिनेट हो जा रही हैं। तो आप मैग्नेट और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कंपेयर कर रहे हो तो पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो एकदम एक जैसा नजर आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह होता है। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट की तरह होता है, क्योंकि दोनों सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो सेम रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक उसी तरह नॉर्थ किसको कहेंगे? जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कुछ ऐसा ही यहां से भी निकलती हुई दिख रही है। तो ये सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये सोलेनॉइड का साउथ पोल हो गया। तो सोलेनॉइड और मैग्नेट एक जैसे नहीं है, क्योंकि दोनों जो अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, क्लियर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब हमको ये पता लगाना है कि सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है। तो पता लगा पाएंगे? जी हाँ, पता लगा लेंगे। कैसे? देखो, अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल सोलेनॉइड के एक पोल की तरफ लाओ, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा पोल है, सोलेनॉइड का ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है मुझे नहीं पता, तो मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके करीब ले गया। तो अगर ये नॉर्थ होगा तो हमको ये कंसेप्ट पता है कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं। तो ये दोनों, अगर ये भी नॉर्थ होगा, सोलेनॉइड का ये नॉर्थ पोल होगा, तो ये नॉर्थ हो ये नॉर्थ रिपेल करेगा। तो उससे क्लियर कट पता चल जाएगा ये सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल है। और अगर मैं ये नॉर्थ पोल ले गया इधर मैग्नेट का और अगर ये अट्रैक्ट हो गया तो ज़रूर यहाँ कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। तो इस तरीके से सोलेनॉइड का पोल हम पता कर लेंगे। अगर एक पोल पता चल गया तो दूसरा भी पता चल जाएगा। अगर ये नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा। तो मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है, उस चीज़ के यूज़ करके हम सोलेनॉइड का पोल पता कर सकते हैं। अगर मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले गया और ये अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब कि यहाँ साउथ पोल होगा। और अगर रिपेल हो गया तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल होगा, और जो पोल यहाँ होगा उसके अलावा दूसरा पोल इधर होगा। ठीक है, तो वही लिखा है। इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर सकते हैं। आपको मैग्नेट करीब ले जाना पड़ेगा। मैग्नेट का पोल तो लिखा ही रहता है, हमको पता ही है। हमको पोल किसका नहीं पता था? सोलेनॉइड का, तो वो हमने चेक कर लिया। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है बच्चों? व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? कब एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कब सबसे ज़्यादा लगता है? तो बताइए। तो तीन चीज़ें हैं। कौन सी तीन फैक्टर्स हैं? एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक है आपका करंट और एक है फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको पता है कि हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों के बीच राइट एंगल बने 90 डिग्री। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर वो मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा लोग? बताओ तो जरा, बताओ।
तो लिखा है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी द मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री हो दोनों के बीच में, तो जो फोर्स होता है जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है वो मैक्सिमम होता है, लार्जेस्ट होता है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इमेजिन दैट, इसका अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देनी है। तो अभी 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम है। अगर बी और आई के बीच में एंगल घट जाए, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और आई मतलब करंट, अगर बीच में इनका एंगल घट जाए 90 से 70 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो 0 हो जाएगा, और 90 हो तो फोर्स मैक्सिमम रहेगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या लिखा है? इमेजिन करो दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। आप एक कमरे चैम्बर में बैठे हो और आपकी जो पीठ है, बैक, वो दीवार के एक तरफ है और आप दूसरे दीवार, उसी कमरे की दूसरी दीवार को आप देख रहे हो। ठीक है? तो एक एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। तो अब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके पीछे बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहा है, और वो क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट हो गया राइट साइड। तो आपको ये पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम किस लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे? तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ भी वो 3 चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन बीम, बीम मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा? करंट का। ठीक है? तो आपको इसका मतलब करंट पता चल गया। आपको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो राइट साइड हो रहे हैं, मतलब फोर्स भी इलेक्ट्रॉन पे किधर लग रहा है? राइट साइड। तो फोर्स भी पता चल गया आपको, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो डिफ्लेक्ट होंगे। और आपको पूछा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे क्या होगा। तो इन तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए वो कौन सा लॉ है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैं क्या करूँगा? अंगूठे के तरफ फोर्स होना चाहिए, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ होना चाहिए, और जो करंट है वो मिडल फिंगर के तरफ होना चाहिए। तो अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन मुझे पता है। कैसे? फोर्स का डायरेक्शन है राइट साइड, मेरे राइट, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मुझे पता चल गया क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन मुझे पता चल गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट। तो मान लो मैं कमरे में बैठा हूँ, है ना? तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे बैक साइड से फ्रंट वाली दीवार पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का डायरेक्शन एकदम अपोजिट होता है। ठीक है? तो इसका मतलब कि करंट का डायरेक्शन कहाँ से है? फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ये मिडल फिंगर मुझे किधर से किधर रखना है? फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ। तो ये फ्रंट वॉल, ये बैक वॉल, तो मैंने इधर रख दिया। ठीक है? ये तो हो गया आपका क्या? करंट आई। अब करंट का डायरेक्शन मुझे पता चल गया। फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? राइट साइड। ठीक है? क्या? राइट साइड। तो फोर्स मुझे अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन बताता है, तो अंगूठा किधर रखना चाहिए? राइट साइड। तो अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो ये करंट का डायरेक्शन, करंट किधर? तो इलेक्ट्रॉन अगर बैक से फ्रंट वॉल की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ, मतलब मेरे तरफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट आ रहा है, ऐसा समझ लो। तो ये मेरी तरफ उंगली, ये राइट साइड, अंगूठा राइट साइड, क्योंकि किधर डिफ्लेक्ट हुआ था? राइट साइड। तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इस समय कहाँ बता रहा है? नीचे की ओर।
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया क्या, डाउनवर्ड। ठीक है, समझ में आया? आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, तो ये नीचे जो लगेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पीछे वाली दीवार से मेरे सामने वाली दीवार की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सामने वाली दीवार से पीछे वाली दीवार की तरफ। और करंट के डायरेक्शन किस तरफ मैं मिडल फिंगर रखूँगा, तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो ये उंगली भी मेरी तरफ होनी चाहिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड ये लिया, मिडल फिंगर जो कि करंट के डायरेक्शन को शो करता है उसको मैंने अपनी तरफ रखा, और अंगूठा फोर्स को शो करता है। और फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड, तो मेरा राइट ये है, तो अंगूठा राइट में होना चाहिए। ये देखो राइट में कर दिया, तो अंगूठा राइट में, ये मिडल फिंगर मेरी तरफ, तो ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ये किधर है, नीचे, तो आंसर क्या है, डाउनवर्ड। फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना था यहाँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो मोटर का डायग्राम बनाकर उसको लेबलिंग करना है और उसकी प्रिंसिपल और वर्किंग का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, और फिर यहाँ जो स्प्लिट रिंग यूज हुआ है उसका फंक्शन क्या है ये भी बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तो मैग्नेट है। अगर मुझे लेबलिंग करना हो तो मैं इस तरीके से लेबलिंग करूंगा, ये मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट का ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब ये जो रिंग दिख रहा है ये है क्या, स्प्लिट रिंग। ठीक है, क्या है, स्प्लिट रिंग। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग है। और ये जो छोटे छोटे बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं ये हैं ब्रश। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ब्रशेस। ये है बैटरी, ये है क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन आपको करनी पड़ेगी। अब इसका प्रिंसिपल और वर्किंग समझ लेते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और उसके वजह से ये मोटर क्या हो रही है, घूम रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर करंट जाएगा तो फोर्स लगेगा। अब हम भी जानते हैं वो फोर्स क्या करेगा, घुमाएगा, और ये कॉइल घूमेगी तो ये मोटर हो गया। ठीक है, अब चाहे इससे फैन बना लो, चाहे वॉशिंग मशीन बना लो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर बना लो, सभी में तो मोटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल ये है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ तो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उस पर एक फोर्स लगता है जो कि दोनों के, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। तो यही कंसेप्ट यूज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में। तो वो तो यहाँ लिखा है। ठीक है, ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो इसका वर्किंग समझ लेते हैं, है ना। किसका वर्किंग समझ लेते हैं, मोटर का। अब ध्यान से देखो, ये मैंने बताया था ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर वायर स्ट्रेट ना होकर घुमा दिया जाए तो उसे कॉइल कहते हैं। तो वही लिखा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, दिख रहा है, ABC और D। तो रेक्टेंगुलर कॉइल एक होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में, जो कि कॉपर का बनाया होता है। ठीक है, अब ये जो कॉइल है इसको हम किसके बीच रखते हैं, मैग्नेट के बीच में रखते हैं। तो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल, उसके बीच में हमने इस कॉइल को प्लेस कर दिया। तो वही लिखा है, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको कॉइल को मैग्नेट के पोल्स के बीच कुछ इस तरीके से रखना होता है कि जो इस कॉइल का आर्म है, एक आर्म AB है, एक आर्म CD है, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, आर्म परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं।
तो नॉर्थ ये साउथ ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो नॉर्थ से निकली साउथ पे ख़त्म, नॉर्थ से निकली साउथ पे ख़त्म, नॉर्थ से निकली साउथ पे ख़त्म। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, और ये जो कॉइल का आर्म है वो ऐसा है, मतलब ऐसा समझ लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये कॉइल का आर्म दोनों क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से रखना होता है, क्लियर। अब जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो ये देखो बैटरी क्या शो कर रहा है, यहां से करंट आया, ठीक है, करंट आएगा। पहले ये एक्स क्या है, ये एक्स है ब्रश, ब्रश जिसे आम भाषा में बुश कह देते हैं। तो पहले ये बुश एक्स पे आएगा, फिर यहां से करंट कहां जाएगा, इस आर्म में, मतलब रिंग ये जो स्प्लिट रिंग है इसमें आएगा, फिर यहाँ से होते हुए करंट यहाँ आएगा कॉइल में, और कॉइल में फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से होते हुए इधर वाई में आएगा, ठीक है, वाई से होते हुए फिर यहाँ चला जाएगा। तो जो करंट का फ्लो है वो कैसा है कॉइल में, वो ए से बी है, फिर बी से सी है, सी से डी है, यही है ना करंट का फ्लो। अब देखो, तो करंट का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे और ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ये, और करंट तो ऐसे अंदर जा रहा है मान लो, तो मैं इसको घुमा देता हूँ। तो अब ऐसा समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे और करंट ऐसे जा रहा है, तो मेरी मिडल फिंगर इस समय ऐसे है, तो देखो अंगूठा किधर है, नीचे, मतलब इस आर्म पे किधर फोर्स लग रहा है, नीचे, और उसी समय सी डी आर्म पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो उसके वजह से ये सी डी ऊपर जाएगा और ए बी आर्म नीचे आएगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद फिर देखो ध्यान से देखना, हाफ रोटेशन के बाद ए और बी ये अगर घूमेगा तो ये ए इधर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये जो Q था जो Y के कांटेक्ट में था, अब ये Q इधर आ जाएगा, ये जो स्प्लिट रिंग है पहले इधर P था, लेकिन अब ये घूमने की वजह से Q इधर आ जाएगा और P उधर चला जाएगा, ठीक है। अभी भी करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से होते हुए करंट वापस आ जाएगा। तो अब करंट का फ्लो देखो, पहले करंट का फ्लो ए बी सी डी था, अब डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए। तो अब यहाँ अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर क्या पता लगाओगे, फोर्स, तो यही पाओगे कि यहाँ फोर्स अब कहाँ लग रहा है, नीचे, और यहाँ फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ये हाफ रोटेशन के बाद ऐसे घूमा था और फिर हाफ रोटेशन के बाद फिर ऐसे घूमेगा, मतलब बार बार ऐसे ऐसे घूमेगा, और घूमेगा तो कंटिन्यूअस रोटेशन होगा। यही है मोटर, है कि नहीं, यही है मोटर, और ये रहा इसका वर्किंग। तो यहाँ करंट के डायरेक्शन को, पहले ए बी सी डी था, लेकिन करंट का डायरेक्शन बाद में हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन डी सी बी ए हो गया। तो करंट का डायरेक्शन किसने बदला, स्प्लिट रिंग ने, क्योंकि शुरुआत में देखो, शुरुआत में ये जो एक्स बुश है इसके साथ पी स्प्लिट रिंग कॉन्टैक्ट में है, और इधर वो जो वाई बुश है उसके साथ क्यू स्प्लिट रिंग कॉन्टैक्ट में है। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद जो एक्स के साथ अब क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा कॉन्टैक्ट में, जो कि पहले किसके साथ था, पहले वाई के साथ था, अब क्यू, क्योंकि हाफ रोटेशन के बाद कॉइल घूमेगी तो ये क्यू आ जाएगा यहाँ और ये पी चला जाएगा यहाँ। बुश अपनी जगह रहता है, ठीक है, तो वाई के साथ आ जाएगा पी। तो इसके वजह से स्प्लिट रिंग के दो हाफ हैं, एक है क्यू एक है पी, तो ये तो घूम सकता है ना। तो इसके घूमने के वजह से करंट का डायरेक्शन जो पहले ए बी सी डी था वो चेंज होकर डी सी बी ए हो जा रहा है, और उसके वजह से लगातार फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये बार बार कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगा और लगातार कंटिन्यूअस रोटेशन करेगा। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन किसने बदला, स्प्लिट रिंग ने, और करंट का डायरेक्शन जो बदलता है उसे कम्यूटेटर कहते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का काम है करंट के डायरेक्शन को बदलना, मतलब कम्यूटेटर की तरह यूज करते हैं हम स्प्लिट रिंग को। ठीक है, समझ में आया। वही चीज यहां लिखी है कि देखो पहले नीचे फोर्स लगा और बाद में हाफ रोटेशन के बाद, देखो पहले नीचे फोर्स लगा, हाफ रोटेशन के बाद फिर नीचे फोर्स लगा, तो लगातार ये इस तरह घूमता रहेगा और कंटिन्यूअस रोटेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखो, पढ़ो। नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। अभी तो बताया था, आपका फैन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, वॉशिंग मशीन हो, सभी में तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज हो रहा है। सभी को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, इस सभी के अंदर इस तरीके का क्या है, कॉइल है, जो कि मैग्नेट के बीच में रखा गया है। और उस कॉइल में जब करंट फ्लो होगा, कब करंट फ्लो होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने की वजह से फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से लगातार वो कॉइल घूमेगी। और वही कॉइल घूमती है तो हम वॉशिंग मशीन में उससे कपड़ा धो लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में वही कॉइल घूमती है तो हम मसाला पीस लेते हैं, और अगर फैन में वो कॉइल घूमती है तो हम हवा ले लेते हैं, है ना। तो हाँ, इन सभी में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रहा सम डिवाइसेस का नाम जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है आपसे, लेट्स सी द क्वेश्चन। ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि कॉइल फॉर्म में है, वायर कॉइल के फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरीके से ये वायर, फिर इसका कॉइलिंग। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस कॉइल जो कि आगे गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर, हमने कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब इस कॉइल के करीब अगर हम मैग्नेट ले आए तो क्या होगा, तो आपको यहां डिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं। जी हाँ, क्योंकि अगर आप मैग्नेट को कॉइल के करीब पुश करोगे तो मैग्नेट से जो निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलेगा इस कॉइल में, और कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा होगा। क्लियर। तो पहला आंसर है कि द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। तो अगर इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा तो उसका पता इस गैल्वेनोमीटर में पता चलेगा, और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो तो या तो मान लो राइट या मान लो लेफ्ट, किसी एक तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो पहले केस का आंसर पता चल गया, द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। कुछ पल के लिए डिफ्लेक्ट होगी और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन 0 पे आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। जो बार मैग्नेट आप करीब ले गए थे कॉइल के, अब इसके दूर ले जाओ, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और तब भी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि जब आप बार मैग्नेट को दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके वजह से फिर इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट के वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो फर्स्ट केस में भी डिफ्लेक्ट होगा, सेकंड केस में भी डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा है द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। मतलब अगर पहले केस में नीडल गैल्वेनोमीटर की राइट साइड मूव की थी, तो यहाँ मान लेंगे सेकंड केस में कि लेफ्ट साइड मूव करेगी, और अगर पहले में लेफ्ट मूव की थी तो सेकंड में राइट मूव करेगी। क्योंकि एक बार अगर मैग्नेट आगे ले जा रहे हो फिर पीछे ला रहे हो, तो आगे ले जाने पर जो करंट का डायरेक्शन था इंड्यूस का, और मैग्नेट को पीछे लाने पर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। और थर्ड केस, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। मतलब आपने मैग्नेट लिया और इसके अंदर ले जाकर वहाँ रोक दिया। तो जब आपने मैग्नेट रोक दिया तो उसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड अब इस कंडक्टर के कॉइल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नज़र आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड का आंसर रहा
द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको, पिछला क्वेश्चन ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर या कॉइल या वायर में इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर की तब रीडिंग 0 आ जाएगी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14। 2 सर्कुलर कॉइल्स A एंड B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो 2 कॉइल को A और B को क्लोज मतलब करीब में रख दिया जाता है। इफ द करंट इन द कॉइल A इज चेंज विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल B। क्या होगा? क्या अगर कॉइल A में करंट को चेंज किया जाए तो क्या कॉइल B में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा? जी हाँ, प्रोड्यूस होगा। क्यों? गिव रीजन। खुद सोचो, मान लो मेरे पास 2 कॉइल है, इस कॉइल में मैं अगर करंट को चेंज करूं तो करंट, अब देखो वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के बदलने से भी बदलेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो वो बगल में कॉइल 2 में क्या पैदा करेगा? इंड्यूस करंट। क्योंकि अभी मैंने बताया कि बदलता हुआ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंडक्टर में या आसपास के वायर में क्या प्रोड्यूस करता है? करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। तो कॉइल 1 में अगर आप करंट चेंज करोगे तो कॉइल 1 से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे, करंट की क्वांटिटी पे। तो अगर आप करंट बदलोगे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 में क्या प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस करंट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यस, चेंजिंग द करंट इन द कॉइल A विल इंड्यूस करंट इन द कॉइल B ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर हमने 14 पढ़ लिया। अब आते हैं 15 पे। 15 क्या लिखा है? स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मतलब हमको इन तीनों केस में कौन सा रूल हम लगाएंगे ताकि हमको डायरेक्शन पता चल जाए, वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसा कि यहाँ एक लंबा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पता हम किस लॉ से दे सकते हैं? तो वो हम राइट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं, जिसमें मान लेते हैं ये वायर में करंट किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर। तो राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए, तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैंने ऊपर की तरफ थंब रख दिया। अब मेरी जो उंगलियां मुड़ रही हैं तो वो देखो इस समय ऐसे मुड़ रही हैं, मतलब ऐसे से ऐसे, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर कैसा होगा? ऐसे होगा। तो देखो करंट ऊपर जा रहा था तो इधर की तरफ, करंट नीचे जा रहा है तो इधर की तरफ, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ इस तरीके से होगा। तो ये कौन सा लॉ है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल तो है। तो ये रूल कब लगाते हैं? जब किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होने के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना हो तो हम ये रूल लगाते हैं, और इस रूल में थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देते हैं, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी, वो हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। अब आते हैं सेकंड, कि अगर हमको एक फोर्स जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है कौन? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, तो इस फोर्स का पता कैसे लगाएंगे? तो इस फोर्स का पता लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो कि ये कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगल बगल अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके फोर्स का डायरेक्शन पता लगा सकते हो। आपको क्या करना है? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ रखना है, मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा थंब का, वो डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो हमको पता चल गया। तो ये रूल कौन सा है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है?
करंट इंड्यूस इन ए कॉइल, तो इंड्यूस करंट का अगर डायरेक्शन पता लगाना है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा लॉ से पता चलेगा, तो वो पता चलेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। यहाँ भी वो तीन चीज़ें हैं, अगर आपको कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दे देगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड का भी आंसर आ गया। क्या है आंसर? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कहा है? एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग ए लेबल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा डायग्राम, यहाँ भी परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, कुछ वैसा ही जैसा हमने कॉइल में पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था, है कि नहीं? लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है ज़रा ध्यान से देखो। मैग्नेट यहाँ भी है, ये देखो ABCD, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है कि नहीं? ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये है मैग्नेट, ठीक है, ये है एक्सेल। अब यहां देखो स्प्लिट रिंग नहीं है, मोटर में क्या था? मोटर में कुछ इस तरीके की रिंग थी, स्प्लिट रिंग, लेकिन जनरेटर में ये पूरी की पूरी रिंग है, कंप्लीट रिंग है। और वो भी कंप्लीट रिंग कितनी है? दो, एक ये देखो, एक ये है और एक ये है। और इन कंप्लीट रिंग को हम क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में स्लिप रिंग्स का यूज होता है, ठीक है। फिर ये आपको दिख रहा है, ये बुश है, B1 B2, ठीक है। तो रिंग, बुश, रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेट, एक्सेल और ये वायर जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो ये हो गया लेबल डायग्राम किसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या करते हैं? मैग्नेट तो अपनी पोजीशन पे रखते हैं, लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो इसके वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि कॉइल को घुमाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था वो कुछ और हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा? करंट। तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा और वही करंट तो हम यूज़ कर लेते हैं। यही काम है जनरेटर का, क्या पैदा करना? करंट। तो करंट पैदा करने के लिए हम मैग्नेट के बीच में इस कॉइल को घुमाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। यही है इसका कंसेप्ट। अब वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग समझना है तो पहले देखो, मैग्नेट के बीच में क्या रखा गया? रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, और कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस कॉइल का आर्म हो, ठीक है। तो वही लिखा है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। तो देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है कि नहीं ABCD, जो कि इन मैग्नेटिक फील्ड या कह लो पोल्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्लेस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट के दो पोल हैं, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है इस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD को, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ध्यान से सुनना, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ये आकर यहाँ रिंग से जुड़ी हुई है। रिंग दिख रहा है आपको यहाँ? ये देखो ब्राउन कलर की ये रिंग, मैं इसको येलो से दिखा दे रहा हूँ। एक रिंग ये है R1 और एक रिंग ये है R2। तो R1 से क्या जुड़ा हुआ है? द टू एंड ऑफ दिस कॉइल। अब ये देखो जो कॉइल है ABCD, इसके दो एंड है ना, एक एंड R1 रिंग से जुड़ा है और दूसरा एंड R2 रिंग से जुड़ा है। तो वही चीज़ लिखी है कि द टू एंड ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। तो जो AB वाला एंड है वो R1 से जुड़ा है और CD वाला जो एंड है वो R2 से जुड़ा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
क्योंकि हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा वो पता करना होगा। तो ए बी वाला R1 से जुड़ा है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का ये जो सी डी वाला हिस्सा है ये जुड़ा है किससे, R2 से। अभी स्टार्टिंग में ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। चलो, द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस, अब देखो यहाँ ब्रश भी है, ये ब्रश B2 है और यहाँ R1 से जो कनेक्टेड है वो B1 ब्रश है और R2 रिंग से जो कनेक्टेड है वो B2 ब्रश है। ब्रश स्टेशनरी होता है, ब्रश नहीं मूव करता। मूव क्या क्या करता है, ये एक्सल मूव करता है, रिंग घूमता है यानी रिंग मूव करता है और रिंग के साथ साथ ये कॉइल मूव करती है, ब्रश अपनी जगह पर रहते हैं। तो द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी, इसीलिए ब्रश को क्या कहा गया है, स्टेशनरी कहा गया है, वो अपनी जगह पर रहते हैं। B1 एंड B2 आर केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2। तो B1 R1 से जुड़ा है स्टार्टिंग में और B2 जो ब्रश है वो R2 रिंग से जुड़ा है, ठीक है। अब लेट अस से द कॉइल ABCD इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है। तो अब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जब आप पता लगाओगे, लेट अस से दैट द कॉइल ABCD इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट आर सेट अप इन दीज आर्म्स अलॉन्ग विद द डायरेक्शन AB एंड CD। तो माफ कीजिएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में थंब किसके तरफ रखना है, जिधर कंडक्टर का मोशन हो रहा है। ये फोर फिंगर किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो आपका मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दे देगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये कॉइल क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमने के वजह से आपको क्या लगता है, ये AB वाला हिस्सा किधर जाएगा, ऊपर, और ये CD वाला हिस्सा नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से। ये ऊपर गया, ये नीचे आया। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स ऊपर लग रहा होगा, यहाँ फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो जरा इस AB आर्म पर देखो, राइट हैंड रूल लगाओ, थंब ऊपर होगा, है ना, और थंब ऊपर, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो ये मैं ऐसे रखूंगा, ये फोर्स, तो मेरी फिंगर देखो ये वाली, ये फिंगर ऐसे अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मतलब कि यहाँ आर्म AB में जो करंट है वो A से B होगा, और जब यही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे तो CD में आप पाओगे कि जो करंट है वो C से D की तरफ होगा। तो यानी इस समय जो करंट है, इंड्यूस करंट, वो A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ ऐसे है, A से B और C से D, A से B और C से D की तरफ। Thus an induced current flows in the direction ABCD, ABCD, ये इंड्यूस करंट फ्लो हुआ, ठीक है। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर ए हाफ रोटेशन, तो ये A इधर आ जाएगा, ये B इधर आ जाएगा, ये C इधर आ जाएगा, ये D इधर आ जाएगा, है ना। ऐसे घूमेगा तो जो मेरा, जैसे अंगूठी इधर देख रहे हो, ये देखो, ऐसे करने के बाद ये इधर से दूसरी उंगली पे अंगूठी थी और ऐसे आने के बाद इधर से दूसरे उंगली पर है। मतलब ये क्लॉकवाइज घूमने के वजह से ये जो A इधर था वो घूम के इधर आ जाएगा, D घूम के इधर आ जाएगा। तो हाफ रोटेशन के बाद पोजीशन इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, कॉइल घूमेगा तो रिंग भी घूमेगी ना। तो R1 जो पहले ये जो R1 रिंग है जो पहले किससे कनेक्ट थी, R1 रिंग जो पहले B2 से कनेक्ट थी, देखो, और ये जो R2 है, ये देखो यहां दिखाया नहीं है, ये देखो यहां दिख रहा है, ये देखो ये R1 और R2 रिंग है ना। तो अब कनेक्शन बदल जाएगा। कैसे कनेक्शन बदल जाएगा कि ये जो रिंग है, ये AB इधर आने पर इस B1 ब्रश का कनेक्शन अब किस रिंग से हो जाएगा, बताओ किससे हो जाएगा, बताइए। ये तो वैसा ही रहेगा ना,
यहाँ कनेक्शन तो चेंज होगा नहीं, मतलब अभी भी R1 B1 के कनेक्शन में रहेगा और R2 रिंग B2 के कनेक्शन में रहेगा, लेकिन करंट का फ्लो पहले ABCD था, तो ABCD से ये A से B, B से C से D, फिर D से होते हुए यहाँ आया B2 और B2 से फिर ऐसे, मतलब B2 ब्रश से B1 के तरफ। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद अब देखो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, D से C ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो D से C से B, B से A। क्लियर? ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया। तो A कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। A कहाँ है, अब A तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये कनेक्शन ये ऐसे हो जाएगा, तो कनेक्शन यहाँ से B1 से होगा करंट, क्योंकि R1 जो रिंग है वो B1 से जुड़ी हुई है, तो करंट जो है वो B1 ब्रश से B2 ब्रश की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जो पहले B2 से B1 था, अब B1 से B2 हो गया, तो करंट का डायरेक्शन बदल गया ना, तो ये AC करंट है जिसका डायरेक्शन बदल रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ चीज़ मैटर करती है। R1 जो रिंग है वो B1 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब ये घूमेगा तो A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी ये जो A है उसका कनेक्शन तो इससे R1 रिंग से ही रहेगा और उसका कनेक्शन B1 से है, मतलब तब उस केस में करंट कहाँ से, यहाँ से ये B1 होते हुए ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से समझना है, ये है वर्किंग, ठीक है। मैटर करता है कि करंट का फ्लो हो कैसे रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हमने वर्किंग देख लिया किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब अकर्स होता है? तो शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल वायर ऊपर इंसुलेशन हट जाने के कारण अचानक कहीं कांटेक्ट में आ जाए। तो आपने देखा होगा वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसे इंसुलेशन कहते हैं, और कभी कभी वो कट जाती है, जल जाती है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जिसके बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ स्पार्किंग होती है, और इसी फिनोमिना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसके वजह से स्पार्क लगने से चीज़ें जलने लगती हैं और कभी कभी बहुत भयानक आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो वही लिखा है, शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर यूज्ड इन द सर्किट इज डैमेज ड्यू टू विच लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विच रिजल्ट इन स्पार्किंग, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस? तो जो हमारे मेटेलिक अप्लायंसेस हैं, जैसे फ्रिज हो गया, जैसे गीज़र हो गया, तो उनकी बॉडी मेटल की बनी होती है, तो उनके अंदर जो करंट जा रहा है, कभी कभी वो करंट लीक होकर उस अप्लायंस के बॉडी में भी आ सकता है, और हम उस अप्लायंस की बॉडी को छुएंगे, जैसे फ्रिज का गेट छूने गए तो लग गया करंट। तो हमको अपने शरीर को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो घरों में जो सर्किट बोर्ड होता है, बिजली का बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें हम एक अर्थिंग का पॉइंट दे देते हैं और उसको ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं, ज़मीन में मेटल प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैवी होते हैं उनका अगर पिन देखो तो वो 3 पिन प्लग होते हैं। क्या होते हैं? 3 पिन प्लग। तो ये जो ऊपर वाला मोटा प्लग होता है ये अर्थिंग का होता है, ठीक है। जैसे फ्रिज का आपने देखा होगा 3 पिन प्लग होता है, ये लाइव, ये न्यूट्रल वायर और ये अर्थिंग वाला पिन होता है। तो इन केस मान लो कि फ्रिज की जो मेटेलिक बॉडी है उसमें करंट आ रहा है, हम छुएंगे तो हमको करंट लग जाएगा। तो अगर हम उसका फ्रिज का जो वायर है उसका 3 पिन प्लग उठा के बोर्ड में लगाएंगे तो आपने देखा होगा कि ये पिन लंबा होता है, तो पहले ये सॉकेट बोर्ड में जाएगा और इसका कनेक्शन हो जाएगा अर्थ में, नीचे ज़मीन में गड़े हुए मेटल प्लेट से। तो जो फ्रिज में जो करंट है उसकी बॉडी में, वो करंट उसका कांटेक्ट इस मेटल प्लेट जो कि धरती में है उससे हो जाएगा। तो जो धरती का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किसका हो जाएगा? धरती पर हम खड़े हैं, और वही पोटेंशियल जो हमारा या धरती का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल मेटेलिक बॉडी का हो जाएगा अप्लायंस के। तो पोटेंशियल सेम होने के कारण करंट नहीं फ्लो होगा।
तो जब भी हम ऐसे अप्लायंसेस को छुएंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल और उस मेटेलिक बॉडी का पोटेंशियल सेम हो गया। तो हम इसीलिए हम हैवी जो अप्लायंसेस हैं उसमें अर्थिंग यूज़ करते हैं, और 3 पिन प्लग में एक अर्थिंग का भी पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ वायर हमको बचाने में मदद करता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो लिखा है कि नहीं। देखो ये पिन दिख रहा है, ये अर्थिंग वाला है, ये लाइव के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, और ये है अर्थिंग पिन। तो जैसे हम इसको जोड़ते हैं तो ये पिन लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? क्योंकि पहले इस पिन का कांटेक्ट हो, और अगर फ्रिज या कोई भी अप्लायंसेस का के बॉडी में अगर करंट हो तो वो इस पिन से होते हुए ये ज़मीन के नीचे चला जाए, क्योंकि एक रास्ता मिल जाता है, और रास्ता मिलने से ये करंट यहाँ से होते हुए यहाँ चला जाता है और पोटेंशियल सेम हो जाता है। और हम इसी धरती पर खड़े हैं, है ना, तो हमारा और मेटेलिक अप्लायंसेस का पोटेंशियल सेम होने की वजह से हम जब भी टच करेंगे फ्रिज को, गीज़र को, तो हमको करंट नहीं लगेगा। तो हमको करंट ना लगे इसलिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वाई इज़ इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मेटेलिक अप्लायंसेस की बॉडी में कभी कभी करंट की लीकेज हो सकती है। मान लो फ्रिज है, फ्रिज का कोई तार ढीला होने के कारण निकल गया, और वो तार में करंट है, और वो करंट उसके बॉडी को छू रहा है, तो फ्रिज में वायर में करंट तो है ही, फ्रिज के बॉडी में भी, हैंडल में भी, सब जगह करंट आ जाएगा। और ऐसे फ्रिज को आप छुओगे तो करंट लगेगा। तो करंट की लीकेज से बचने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं, अर्थ वायर से उस करंट को ज़मीन के नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो हमको करंट का शॉक नहीं लगता। यह है इस क्वेश्चन 18 का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया, चैप्टर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप आपने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।